बदनाम करने वाले अंधे हैं, अकल के एतबार से भी अंधे हैं। बीजेपी का आदमी कहा जाता है, लेकिन वो बीजेपी का आदमी कभी भी साबित नहीं किया, किसी ने भी उसको साबित नहीं कर पाया। देखिए, जब वो एनआरसी का केस लड़ते हैं वो फिर मुसलमान रहते हैं और वो बीजेपी का आदमी नहीं रहता। वक्फ के लिए जब लड़ते हैं तब भी वो जो है मुसलमान रहते हैं, बीजेपी का आदमी नहीं रहता। हिजाब के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तब भी वो मुसलमान रहते हैं और बीजेपी का आदमी नहीं रहता। इसी तरह से क्या कहते हैं, वो पहलू खान का केस लड़ते हैं, इसी तरह से तबरेज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह से क्या कहते हैं हर बुराई, मोबलिन जी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मस्जिद के नीचे कुछ लोग मंदिर तलाश करते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं। तब वो जो है वो अच्छे आदमी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। मगर जब मैदान में आकर के इलेक्शन के लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, गलत आदमी है, क्या कहते हैं वो इनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये कैसी बात हुई भाई? आज तक अगर वो बीजेपी का आदमी होता, बिहार इलेक्शन में जब गठबंधन हो रहा था, बीजेपी को हराने के लिए जो लोग गठबंधन कर रहे थे उनके पास ये गए, बीजेपी वालों के पास जाते, एनडीए के पास जाते, क्यों नहीं गए? तो ये जो है मुसलमानों को ओवैसी साहब से फेरने का एक फार्मूला है। बीजेपी से बीजेपी का डर दिखाया जाता है, मगर वोट खुद मांगते हैं, कहते हैं हमें गद्दी पे बैठाइए। तो शॉर्टकट ये है कि हमें जो है क्या हमें बीजेपी से डरना ही पड़ेगा हिंदुस्तान में रहने के लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बीजेपी से डर करके हमारा क्या फायदा हुआ? उनका तो कब्जा हो गया भारत में, इंडिया में। अब फिर किस चीज़ का डर दिखाया जाए? मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, इसलिए कि मुसलमानों का कायद नहीं है। इस वजह से मुसलमानों को चाहिए कि हमें अपना कायद बहाल करें ताकि हमारे हकूक़ों की बात करें। और ओवैसी साहब ऐसे कायद हैं जो दबे पिछड़े कुचले हुए लोगों के लिए सवाल है मेरा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जैसा कि हैदराबाद में उनके काम से देखा जा सकता है, उनके स्कूल से देखा जा सकता है और उनके हॉस्पिटल से देखा जा सकता है। ये सब के लिए है। नदवी साहब, एक मेरा सवाल है जी। अच्छा नदवी साहब, आपको इसमें आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप तो क्या कहते हैं शेरशाबादी है और फिर ऊपर से हदीस है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या है, नहीं है, ठीक है, तो आप उसको मतलब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसा भी सवाल उठा रहे हैं। हदीस हूँ या शेरशाबादी हूँ, वो ओवैसी साहब जो है किसी मसलक की तरफ नहीं बुलाते हैं। बिल्कुल वो हक हुकूक की बात करते हैं। वो हिंदुस्तानी नेता हैं, हम उनको हिंदुस्तानी नेता मानते हुए और उनके काम को पसंद करते हुए हम उनको अपनाए हैं। इसलिए कि वो हर एक की बात करते हैं, वो जात धर्म की बात नहीं करते हैं, है ना, जात धर्म की बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? इस वजह से जात धर्म हम नहीं देखे और ना देखेंगे और ना वो जात धर्म की तरफ वो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलते हैं। इसी तरह से शेरशाबादी को लेकर चलते हैं, अहले हदीस को भी लेकर के चलते हैं। हम चलने लगे। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, फरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, इंजीनियर साहब जिंदाबाद। अच्छा अब बोलेगा क्या? अच्छा, यहाँ पे जो है राशिद अनवर साहब जो खड़े हो रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब लेकिन वोट में फर्क पड़ेगा। नाराज जरूर है, नाराज तो है। हाँ, तो उतना वो करने पड़ेगा। अच्छा तो आप ऊपर में देखना चाहते हैं ना? ऊपर में देखना चाहते हैं। हाँ, देखिए हमारे राशिद अनवर साहब नाराज क्यों हैं? क्योंकि हमारे राशिद अनवर साहब 11 साल से मेहनत करते आए हैं, उसको ओवैसी साहब टिकट नहीं दिए, ये अख्तरुल ईमान साहब। इस वजह से लोग नाराज हैं, उनसे मोहब्बत है लोगों को, इस वजह से। लेकिन वही मोहब्बत आप मंजूर साहब से करेंगे लोग। अच्छा, ठीक है। लिहाना जी साहब बोलिए। वोट में फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, वोट में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राशिद अनवर साहब दुखी हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, और मुझे भी शुरू में दुख हुआ था। लेकिन हम सबसे ज्यादा पतंग छाप का मकसद देख करके हम जो है पतंग छाप को पसंद कर लिए हैं। वोट में फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। बाकी
एक जगह से जब 5 कैंडिडेट अगर उठ जाए, 3 कैंडिडेट, तो किसी एक को तो मिलेगा। इस वजह से हम राशिद साहब से ये कहना चाहेंगे आप तकलीफ ना करें, अवैसी साहब का साथ दे। जब इतना दिन साथ दे दिए हैं तो आज जो है साथ देते रहे, कौम की खिदमत में पार्टी को लाने वाले। लेकिन राशिद साहब 11 साल मेहनत की, सही बात है। राशिद साहब 11 साल अररिया में अवैसी साहब को कोई नहीं जानते थे भाई, राशिद साहब लाने वाले हैं 11 साल से। बात सही है। हाँ ठीक है। देने से पहले हर एक पब्लिक से गुजारिश है कि वोट देने से पहले अपना माइंड और अस्तित्व को देख के वोट कीजिए, और जो आने वाले समय में आपके लिए काम करे। ऐसा ना हो कि वोट देने से पहले हम उसके बाद पे वोट दे दे, इसके बाद पे उसको वोट दे दे, वो कहा कि जेडीयू को दे दे, वो कहा कि आरजेडी को दे दे, वो कहा कांग्रेस को दे दे। ऐसा ना हो, आप अपने माइंड से कंट्रोल करके जो आने वाले भविष्य में हमारे लिए क्या करेगा उसको वोट दीजिए। ठीक। चलिए, यहाँ पे लोगों से हमने पूछताछ की, सवाल भी किया, राशिद अनवर के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, लेकिन उसी के फैंस, उनके चाहने वाले ही बहुत ज्यादा दुख हो रहे थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने दिल पे पत्थर रख के, कहते हैं ना, फिर भी उन लोगों ने पत्थर रखा और ये कह रहे हैं कि हम जो है राशिद अनवर के जगह हम ऊपर की पार्टी को देखते हैं और उसी को वोट करेंगे, चाहे जो भी आ जाए। ये सभी लोगों का रुझान है उमूमन, और लोग यही कह रहे हैं, पार्टी को देख करके वोट करना। जी जी। हाँ। ना, हम और कुछ कहना चाहते हैं? राशिद अनवर साहब के हम दुख में शामिल है, लेकिन ये कहेंगे 3-4 कैंडिडेट अगर कहीं पे उठ जाता और आप टिकट बांटते, राशिद अनवर साहब अगर टिकट बांटते और उनके पास जो है 3 कैंडिडेट आते, तो राशिद अनवर साहब क्या करते, अब्दुल्ला सालिम साहब क्या करते? तीनों को दे देते। हम लोग विधानसभा में हम लोग को एक चीज से नाराजगी है कि राशिद अनवर साहब 11 साल मेहनत किए हैं। इस इलाके में कोई नहीं जानते थे अवैसी साहब को, वो कुर्सी बैठने के नहीं देते थे लोग, लेकिन वो 11 साल मेहनत किए हैं। आज उसको वो टिकट का हकदार वो था, उसको टिकट नहीं मिला, इसलिए से लोग नाराज हैं। लोगों से मिलिए, बात कीजिए, नाराजगी को दूर करना। चलिए हमारे मंजूर आलम साहब से भी गुजारिश है कि उनसे मिलजुल करके काम करें। जो है उनसे मिलजुल के काम करें। हाँ, मंजूर आलम साहब बिल्कुल। जो 10 साल काम किए हैं उनको तकलीफ होगी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।